इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा ये जो सत्र है ये सामान्य चर्चाओं से थोड़ा अलग होने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे इस अधिनियम के बुनियादी ढांचे पर आते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर। हाँ, किसी भी कानून की गहराइयों में जाने से पहले उसका बाहरी स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस पूरे आईटी एक्ट 2000 में कुल 13 अध्याय हैं और 90 धाराएं हैं। 13 और 90 ये संख्या इस पूरे कानून की बुनियाद है। इस ढांचे को समझना केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, कानून की व्यापकता देखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई बार सीधे तौर पर यही पूछ लिया जाता है कि कुल कितने अध्याय हैं। तो 13 चैप्टर्स और 90 सेक्शंस। अब अगर इसके पहले अध्याय की बात की जाए, जो कि प्रारंभिक हिस्सा है, तो इसमें मुख्य रूप से धारा 1 और 2 आती हैं। धारा 1 तो इसके शीर्षक और विस्तार के बारे में है, और धारा 2 पूरे अधिनियम की नींव रखती है, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। और हमारे नोट्स में जो सबसे अहम परिभाषाओं की लिस्ट दी गई है उनमें शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, कंप्यूटर नेटवर्क, हाँ, और साइबर अपराध। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल इन परिभाषाओं को याद कर लेना काफी है? देखिए, कानून हमेशा स्पष्टता मांगता है। जब यह अधिनियम साल 2000 में आया, तब भारत में इंटरनेट बस बढ़ ही रहा था। उस समय तक सब कुछ कागज और कलम पर होता था। वही तो, जब तक कानून की नजर में यह स्पष्ट ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड असल में क्या है, तब तक उस रिकॉर्ड से जुड़े किसी भी अपराध पर कोई कानूनी कार्रवाई कैसे होगी? मतलब अगर डिजिटल सिग्नेचर को परिभाषित ही नहीं किया जाएगा तो कोई उसे चुराने पर सजा कैसे पा सकता है? बिल्कुल। इसलिए परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बुनियादी परिभाषाएं अध्याय 1 की धारा 2 के तहत आती हैं। यह इस कानून का शब्दकोश है। शानदार। बिना शब्दकोश के कोई भाषा नहीं पढ़ी जा सकती। तो अब इस शब्दकोश से आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 और 3 की तरफ, जो डिजिटल मान्यता और ई गवर्नेंस से जुड़े हैं। अध्याय 2 के भीतर आती है धारा 3, जो डिजिटल सिग्नेचर से जुड़ी है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रमाणीकरण यानी उन्हें ऑथेंटिकेट करने के लिए होता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 3 आता है, जिसमें धारा 4 और 5 शामिल हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा आधार है। धारा 4 और 5 इसलिए क्रांतिकारी हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता देती हैं। लीगल रिकॉग्निशन। हाँ, इसका सीधा अर्थ यह है कि जो दस्तावेज पहले केवल कागज पर वैध माने जाते थे, अब वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी कानूनी तौर पर मान्य हो गए। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब आज जो हम ईमेल या डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स का इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैधता इसी अधिनियम से आई है। बिल्कुल। तो अब तक हमने देखा 13 अध्याय, 90 धाराएं। धारा 3 में डिजिटल सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन, धारा 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता और धारा 5 में डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, साइबर अपराध और उनकी धाराएं, जिसे हम 60 की श्रृंखला या 60 सीरीज कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम धारा आती है, धारा 43। धारा 43 कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान या डैमेज पहुंचाने से संबंधित है। जैसे बिना अनुमति के किसी के सिस्टम में घुसना, हाँ, अनाधिकृत पहुंच या डेटा चुराना, वायरस छोड़ देना। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि धारा 43 मुख्य रूप से नुकसान की भरपाई यानी मुआवजे की बात करती है। बिल्कुल, कॉम्पनसेशन। अगर किसी के कृत्य से किसी के सिस्टम को नुकसान होता है तो उसे हर्जाना देना होगा। लेकिन कोई डेटा नष्ट कर दे और सिर्फ पैसे देकर छूट जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहीं से आपराधिक पहलुओं की शुरुआत होती है। और फिर आती है वो सीरीज जिसका पुलिस परीक्षाओं में आना लगभग तय है, धारा 65 और धारा 66। धारा 65 कहती है कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, और धारा 66 है कंप्यूटर हैकिंग। इन दोनों में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आखिर छेड़छाड़ और हैकिंग में अंतर क्या है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसकी एक गुप्त रेसिपी है जिस पर उसका पूरा व्यापार चलता है। कंप्यूटर की दुनिया में ये गुप्त रेसिपी ही सोर्स कोड या मूल दस्तावेज है, जिससे कोई सॉफ्टवेयर चलता है। हाँ, तो धारा 65 विशेष रूप से इसी सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करने, उसे नष्ट करने या छिपाने पर लागू होती है। और हैकिंग? दूसरी ओर धारा 66 हैकिंग की बात करती है। ये केवल रेसिपी चुराने के बारे में नहीं है, ये दुर्भावनापूर्ण इरादे से पूरे रेस्टोरेंट पर ही कब्जा कर लेने के समान है। मतलब
किसी सिस्टम या नेटवर्क पर अनधिकृत नियंत्रण कर लेना। एग्जैक्टली परीक्षा के लिए बस इतना याद रखना है, जब प्रश्न में छेड़छाड़ या सोर्स कोड शब्द हो तो उत्तर धारा 65 होगा। और जब हैकिंग या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की बात हो तो उत्तर धारा 66 होगा। बिल्कुल सही। यह अंतर अब पूरी तरह से स्पष्ट है। चलिए अब धारा 66 की सीरीज में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं 66B से। 66B यानी चोरी किया हुआ कंप्यूटर रिसोर्स प्राप्त करना। जैसे असल दुनिया में चोरी का सामान खरीदना अपराध है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में चोरी का लैपटॉप या हार्ड ड्राइव लेना 66B में आता है। और इसके ठीक बाद जो धारा है वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, धारा 66C, आइडेंटिटी थेफ्ट या पहचान की चोरी। और उसके बाद आती है धारा 66D, जो कंप्यूटर का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी यानी ऑनलाइन फ्रॉड को परिभाषित करती है। यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि 66C और 66D सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। दोनों में किसी और की पहचान का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, पर एक बारीक कानूनी अंतर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के ईमेल का पासवर्ड हैक कर लेता है या डिजिटल सिग्नेचर चुरा लेता है। उसने बस एक पहचान चुराई है, एक डिजिटल मुखौटा अपने हाथ में लिया है। तो ये कृत्य धारा 66C यानी पहचान की चोरी है। लेकिन जब वो व्यक्ति उस चुराए हुए मुखौटे को पहन लेता है और उस भेष का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करता है या पैसे मांगता है, हाँ, तो वो कृत्य धारा 66D यानी ऑनलाइन फ्रॉड की श्रेणी में आ जाता है। बिल्कुल। पहचान चुराना 66C और उस पहचान का इस्तेमाल कर धोखा देना 66D। तो ये क्रम आगे बढ़ता है धारा 66E की ओर, जो निजता यानी प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़ी है। आजकल हर जगह कैमरे हैं, किसी की निजी तस्वीरें उसकी सहमति के बिना खींचना या प्रकाशित करना इसी दायरे में आता है। और अब आती है इस श्रृंखला की सबसे गंभीर धारा 66F, साइबर आतंकवाद। साइबर टेररिज्म ये कोई आम हैकिंग नहीं है। जब कोई साइबर हमला इस इरादे से किया जाए कि भारत की एकता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पैदा हो या जनता में आतंक फैले, तो वो साइबर आतंकवाद है। ये देश के पावर ग्रिड या रक्षा नेटवर्क को ठप करने जैसा है। परीक्षा के लिए ये बहुत हाई प्रायोरिटी तथ्य है। तो इस 66 सीरीज को एक बार समेट लेते हैं। चोरी का संसाधन मिलना 66B, पहचान चुराना 66C, पहचान बदलकर धोखाधड़ी 66D, निजता का हनन 66E और साइबर आतंकवाद 66F। ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है जो छोटे अपराधों से शुरू होकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक जाता है। अब हम ऑनलाइन कंटेंट से जुड़े अपराध और पुलिस के अधिकारों की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर क्या पब्लिश किया जा सकता है, इसे नियंत्रित करने के लिए धारा 67 की सीरीज है। धारा 67 स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील या ऑब्सीन सामग्री को प्रकाशित करने के खिलाफ है। और इसी में धारा 67A आती है, जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सामग्री पब्लिश करने पर कठोर सजा देती है। लेकिन सबसे सख्त है धारा 67B, जो ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी से निपटने के लिए है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए इसके प्रावधान बहुत कठोर हैं। अब यहाँ से अधिनियम एक अलग ही मोड़ लेता है। अपराध तो बता दिए गए, लेकिन इन्हें रोकेगा कौन, जांच कैसे होगी? यही पुलिस और सरकारी एजेंसियों की शक्तियां आती हैं। सबसे पहले धारा 69, ये सरकार को जानकारी को इंटरसेप्ट करने की शक्ति देती है। धारा 69 में राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता का आमना सामना होता है। अगर राज्य की सुरक्षा या किसी अपराध की जांच के लिए जरूरी हो तो सरकार किसी भी डिजिटल जानकारी को डिक्रिप्ट कर सकती है, पढ़ सकती है। लेकिन अगर अधिकारी ही इस डेटा का गलत इस्तेमाल करे तो किसी की निजी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को बेच दें। इसी के लिए धारा 72 बनाई गई है। ये गोपनीयता और निजता के उल्लंघन से जुड़ी है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसे आधिकारिक तौर पर डेटा तक पहुंच मिली है बिना सहमति के उसे लीक करता है तो वो 72 के तहत अपराधी है। ये राहत की बात है। और अब उस शिखर पर आते हैं जो परीक्षा के प्रश्न पत्रों में सबसे ज्यादा चमकता है, धारा 80। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये धारा पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, बिना वारंट। हाँ, सीधे तौर पर। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तो बहुत असाधारण अधिकार लगता है। असाधारण है, इसीलिए परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है। धारा 80 पुलिस अधिकारी को अधिकार देती है कि यदि उचित संदेह है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो वह सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है और बिना मजिस्ट्रेट के वारंट की गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन साइबर अपराधों के लिए इतनी त्वरित शक्ति क्यों? सामान्य कानूनों में तो वारंट चाहिए होता है। इसका कारण है डिजिटल दुनिया की स्पीड।
डिजिटल दुनिया में एक क्लिक से डेटा नष्ट किया जा सकता है, सर्वर वाइप किए जा सकते हैं। या सबूत दुनिया के दूसरे कोने में भेजे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। इस गति का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी तुरंत कार्रवाई की शक्ति देनी जरूरी थी। जो लोग पुलिस व्यवस्था में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए धारा 80 एक बहुत बड़ा अधिकार भी है और एक भारी जिम्मेदारी भी। ये स्पष्टीकरण पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। सबूतों के नष्ट होने की गति ही इस शक्ति का आधार है। तो अब हम इस रैपिड रिवीजन के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इन सारे तथ्यों को एक मेमोरी ट्रिक में पिरोते हैं। हाँ, ताकि दिमाग में छप जाए। IT एक्ट का साल 2000। शुरुआत करते हैं नुकसान पहुंचाने से, धारा 43। दुर्भावनामूर्ण हैकिंग, धारा 66। पहचान चुराना, 66C। उसी पहचान से ठगी करना, 66D। देश की सुरक्षा के खिलाफ साइबर आतंकवाद, 66F। ऑनलाइन अश्लील सामग्री, धारा 67। और सबूतों को तेजी से सुरक्षित करने के लिए पुलिस की बिना वारंट गिरफ्तारी, धारा 80। इस तरह लिंक करके याद रखने से मल्टीपल चॉइस प्रश्नों में गलत ऑप्शन हटाने में बहुत मदद मिलती है। आज के इस रैपिड रिवीजन को यहीं समेटने का समय आ गया है। बिना किसी कहानी में उलझे सीधे तथ्यों पर बात करना वाकई बहुत असरदार रहा। जाने से पहले इन सभी तथ्यों के बीच से एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? एक विरोधाभास है। देखिए, एक ही अधिनियम ने अपनी धारा 4 और 5 के जरिए हमारे डिजिटल दस्तावेजों को आजादी और कानूनी पहचान दी। लेकिन उसी अधिनियम ने धारा 80 के तहत पुलिस को बिना वारंट सीधे गिरफ्तार करने की असीमित शक्ति भी दे दी। मतलब एक तरफ सुविधा और दूसरी तरफ पूर्ण नियंत्रण। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में सुविधा और पूर्ण नियंत्रण के बीच का ये विरोधाभास क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि असली ताकत आखिर किसके हाथ में है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की डिजिटल आज़ादी के लिए भी जरूरी है। जब कोई इसके बारे में सोचता है तो कई सवाल उठते हैं। इस गहरे विचार के साथ ही आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और इस डिजिटल युग में सुरक्षित रहिए।